अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि कल क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर था। इस बीच हमने एक्स सीरीज़ जो है वो उसको ऑलरेडी डिस्कस किया था और कल वाला जो पीडीएफ था वो क्लियर नहीं आ रहा था, तो अच्छी तरह से हम समझा नहीं पाए थे आपको पेपर। तो आज यहाँ पे हम जेड सीरीज़ लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे, पूरे सॉल्वेड पेपर में आपको बताऊँगा, स्पेशली ग्रामर वगैरह सब कुछ है, पैसेज वगैरह सारे के आंसर्स मैं आपको बताऊँगा। डिटेल में मैं आपको समझाऊँगा क्या कुछ यहाँ पे आपका आया था कल का पेपर में जेड सीरीज़ में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं क्लास 10th का कल का जेड सीरीज का पेपर। तो देखिए पेपर आपका 80 मार्क्स का आया था, तो 3 घंटे का यहाँ पे आपको टाइम दिया गया। तो पहला यहाँ पे आपका रीडिंग कंप्रहेंशन था, इसमें यहाँ पे आपको पोइम से एक एक्सट्रैक्ट दिया गया था, इसके नीचे यहाँ पे आपको कुछ आंसर्स लिखने थे। तो यहाँ पे पहला क्या था, माई फीट आर कोल्ड विद वाटर सीपिंग थ्रू माई शूज, माई आईज आर हैवी विद स्लीप और इट्स फीवर, the ground is very slippery, there is no place to stand, the mind is exhausted, look for some spot to rest। ये आपका पोइम का एक्सट्रैक्ट दिया है। अब नीचे यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, what has made the speaker's feet cold। स्पीकर के जो फीट है वो किस वजह से जो वो ठंडे हैं। तो यहाँ पे पहले अगर आप देख लोगे, my feet are cold with water seeping through my shoes। तो स्पीकर के जो पैर ठंडे थे वो क्यों थे, क्योंकि उसके पैरों में जो था, जूतों में जो था उसमें पानी था, उस वजह से यहाँ पे उसके पैर जो वो ठंडे थे। तो इसके यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, व्हाट हैज मेड द स्पीकर्स फीट कोल्ड बिकॉज द वाटर वाज सीपिंग थ्रू हिज शूज। ठीक, उस तरह से यहाँ पे आपका इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, व्हाट डज हिज माइंड लुक फॉर। उसका माइंड किसके क्या सोच रहा था, क्या देख रहा था। द माइंड एग्जॉस्टेड लुकिंग फॉर सम स्पॉट टू रेस्ट, हिज माइंड वाज लुकिंग फॉर सम स्पॉट टू रेस्ट। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका आ जाएगा, देयर इज ए राइम स्कीम इन द पोएम। ऊपर जो पोएम है इसमें राइम स्कीम कोई दी हुई है। यहाँ पे अगर आप देख लोगे, राइम स्कीम देखने के लिए हमें लास्ट वर्ड चेक करने पड़ते हैं, शू फीवर स्टैंड रेस्ट, मिलता जुलता तो है नहीं, दैट मीन्स कि राइम स्कीम इसमें है नहीं, दैट मीन्स इसका जो आंसर आपका है वो फॉल्स रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, द फीट ऑफ द पोइट आर वेट विद वाटर डैश थ्रू हिज शूज। पहला यहाँ पे अगर आप देख लोगे, विद वाटर सीपिंग थ्रू हिज शू। ठीक, ये आपका इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। शो वन इमेज क्रिएटेड बाय द पोइट इन अबव लाइंस। अब ऊपर की जो लाइंस हैं इनमें आपको देखना है कि पोइट ने जो वो कौन सी इमेज यहाँ पे बनाई है। तो यहाँ पे अगर आप देख लोगे, पोइट जो है वो उसके पैर ठंडे हैं, जूतों में पानी उसका जा रहा है, उसकी आंखें जो वो भारी हैं, नींद उसको लग रही है, फीवर भी उसको लग रहा है, उसके साथ साथ जो ग्राउंड है वो स्लिपरी है, कोई जगह नहीं है उसको वहाँ पे ठहरने की, माइंड उसका एग्जॉस्ट है, कोई जगह नहीं मिल रही है उसको जहाँ वो बैठेगा, जहाँ वो थोड़ा सा रेस्ट कर लेगा। दैट मीन्स कि वो जो पॉइंट है वो एग्जॉस्ट है, वो डिस्कम्फर्ट है, वो अच्छी तरह से फील वेल नहीं कर रहा है। तो दैट मीन्स इसमें यहाँ पे अगर आपको एक ही यहाँ पे इमेजरी लगाने, तो आप एग्जॉस्ट भी अगर लिखोगे या एग्जॉस्टेड अगर आप लिखोगे, वो यहाँ पे आपका इसमें आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको पैसेज थी। पैसेज में यहाँ पे आपको नीचे पैसेज दी गई थी, इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस आपके दिए गए थे। तो पैसेज को हम पूरा पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हम क्वेश्चंस के आंसर आपको बताएंगे इसमें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है था, हु वेर कॉल्ड आउटलाज इन द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में किन को आउटलाज कहा जाता था। ये आपको पता है कि जो ब्लैक पीपल्स वहाँ के थे उनको यहाँ पे आउटलाज कहा जाता था। उन्हीं के बारे में यहाँ पे ऊपर पैसेज भी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका था, व्हाट प्लेज डिड द न्यू गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका टेक। साउथ अफ्रीका की जो नई गवर्नमेंट है उन्होंने क्या प्लेज यहाँ पे लिया। तो वो यहाँ पे आप ऊपर देख लीजिए, वी प्लेजेड आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल्स फ्रॉम द कंटिन्यूअस बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। इसी से उन्होंने कहा कि हम इसी से अपने लोगों को निकालेंगे। तो ये आपका यहाँ पे इसमें आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका था, गिव एंटोनियम ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का एंटोनियम अपोजिट क्या आ जाएगा, विक्ट्री का अपोजिट आ जाएगा डिफीट। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक रूल इन साउथ अफ्रीका हैज बीन कॉल्ड डैश फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमैनिटी। इसका यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम देख लेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, इसमें आ जाएगा यहाँ पे आपका कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉमन विक्ट्री, इसमें यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। द इट्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक रूल इन साउथ अफ्रीका हैज़ बीन कॉल्ड विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अंडर द पॉलिसी ऑफ एपाथाइड ऑल सिटीजन्स वर इक्वल। एपाथाइड जब साउथ अफ्रीका में हुआ था, क्या उस टाइम जो है वो सारे लोग इक्वल थे, क्योंकि एपाथाइड जब हुआ था उस टाइम जो वाइट पीपल्स थे उन्हीं की वहाँ पे गवर्नमेंट थी और ब्लैक पीपल जो थे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। दैट मीन्स कि ऑल सिटीजन्स वी आर नॉट इक्वल। इसका यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा फॉल्स।
यहाँ पे आपको क्वेश्चन कह रहा है अंडर द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, इसका यहाँ पे आपका आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि सारे इक्वल नहीं थे। वाइट जो वो सुपीरियर थे, ब्लैक्स को जो वो माना जाता है इन्फीरियर, उनको दबाया जाता था। तो ये हो गई आपकी सेकंड पैसेज। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फिर से आपको एक पैसेज दी गई थी। इसके बाद यहाँ पे नीचे क्वेश्चंस आपको दिए गए, ये थोड़ी सी लंबी पैसेज थी। तो इसमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका आया था व्हाट डज जीएमओ स्टैंड्स फॉर। जीएमओ का यहाँ पे आपको फुल फॉर्म निकला था, वो आपको ऊपर ही लिखा है जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक, ये आपका इसका यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, जीएमओ स्टैंड्स फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। इतना भी अगर आप लिखोगे हो गया आपका यहाँ पे डन। उसके बाद वाई जीएम टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड ऑन फार्म एनिमल्स। फार्म एनिमल्स में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं? फार्म एनिमल्स में हम इसलिए करते हैं ताकि जो है वो बेटर यील्ड जो है मिल्क भी हो जाए और उसके साथ साथ मीट भी हमारा बेटर यील्ड का हो जाए। तो उसके लिए हम उनको यहाँ पे जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स निकालते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देख लोगे जीएम टेक्नोलॉजी इज एम्प्लॉयड ऑन फार्म एनिमल्स टू इंप्रूव मिल्क यील्ड एंड मीट क्वालिटी। ठीक, तभी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जिनको हम हाइब्रिड भी कहते हैं, तो उनको यहाँ पे हम निकालते हैं ताकि जो मीट हमारा वो बेटर यील्ड का हो, मीट जो है वो बेटर क्वालिटी का हो और मिल्क जो है वो बेटर यील्ड को, ताकि वो दूध भी अच्छा खासा 8-10 लीटर देनी चाहिए टाइम पे। तो इसीलिए हम जब वो फार्म एनिमल्स में जीएम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था द पोटेंशियल बेनिफिट दैट अराइजेज फ्रॉम द यूज ऑफ जीएम टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इज देश फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन हमारी बढ़ती है या घटती है? फूड प्रोडक्शन हमारी जो है वो इसमें बढ़ती है, तभी हम जीएम जो है वो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो इसका यहाँ पे अगर आप आंसर देख लोगे द पोटेंशियल बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ जीएम टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इज इंक्रीज फूड प्रोडक्शन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी फॉर द अबाउंडिंग मिलियंस। ठीक, यानी कि फूड क्वालिटी हमारी जो होती है वो इंक्रीज यहाँ पे हो जाती है, फूड क्वालिटी भी इंक्रीज होती है और फूड प्रोडक्शन भी हमारी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे इसका आ जाएगा इंक्रीजिड। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ वाला क्वेश्चन इसका आया है जीएम प्लांट्स कैन नॉट रेजिस्ट द डिजीज काज्ड बाय वायरस फंगस एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हमारे होते हैं वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं उन बीमारियों से जो वायरसेस फंगस से वगैरह से होती है। देखिए ये बिल्कुल गलत है। जीएम टेक्नोलॉजी का हम यूज तभी करते हैं ताकि हम जो प्लांट्स या एनिमल्स बनाएं तो वो जो है वो डिजीज मॉडिफाइंग होनी चाहिए, उनको वायरस भी नहीं होना चाहिए, उनको बैक्टीरिया से भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। दैट मीन्स कि ये वाला क्वेश्चन जो आपका है इसका यहाँ पे आपका फॉल्स आने वाला है, क्योंकि ऊपर ही यहाँ पे अगर आप पहले ही पढ़ लोगे तो इसमें ही यहाँ पे आपका ये आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका यहाँ पे फॉल्स रहने वाला है। उसके बाद गिव द सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। पैसेज का यहाँ पे आपको टाइटल देख लेना है। इसमें देख लीजिए इसमें आपको ज़्यादा यूज़ किया गया है जीएम टेक्नोलॉजी, जीएम टेक्नोलॉजी, जीएम टेक्नोलॉजी। इसके यहाँ पे एडवांटेजेस वगैरह आपको बता दी है। जीएम टेक्नोलॉजी से ये बेनिफिट होता है, फार्म एनिमल से ये बेनिफिट रहता है जब हम जीएम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। तो दैट मीन्स इसका टाइटल अगर आप देखोगे एडवांटेजेस ऑफ जीएमओ टेक्नोलॉजी या एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी, तो वो यहाँ पे आपका इसका टाइटल आ जाएगा, यानी कि एडवांटेजेस ऑफ जीएम टेक्नोलॉजी। हो गया यहाँ पे आपको नेक्स्ट पैसेज। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका आ जाता है सेक्शन बी आपका ग्रामर। ग्रामर का यहाँ पे पहले आपको आ जाता है अप्रोप्रिएट मॉडल्स यहाँ पे आपको यूज करने थे। दो क्वेश्चन, दो पार्ट्स यहाँ पे आपको दिए थे। इसमें यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट मॉडल्स आपको वुड, शुड, वुड, मे आर, कैन, 4 मॉडल्स यहाँ पे दिए गए थे। 4 में से आपको 2 यहाँ पे इनमें से एक एक करके पुट करना था। पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन आया था आई टोल्ड हिम दैट आई डैश कम, आई टोल्ड हिम दैट आई वुड कम। यहाँ पे आपका आ जाएगा इसमें वुड, आई वुड कम। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका है आई डैश लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यहाँ पे आपका आ जाएगा कैन। ठीक हो गया यहाँ पे आपको मॉडल्स वाला पोर्शन। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका आया था सूटेबल आर्टिकल्स एन एंड द, यहाँ पे आपको पुट करने थे। इसमें यहाँ पे आपको जो वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आया था। एक एक यहाँ पे 2 पार्ट्स थे, एक एक मार्क्स आपको इनका था। पहला यहाँ पे आपका था ही इज डैश बाय हु बीट्स माई सन, ही इज अ बॉय अगर लगाओगे तो वो नहीं चलेगा। यहाँ पे ही इज द बॉय हु बीट्स माई सन, क्योंकि यहाँ पे जो द बॉय है मतलब स्पेसिफिक कोई लड़का है जिसने मेरे बेटे को मारा है। दैट मीन्स कि स्पेसिफिक किसी लड़के पे टारगेट किया जा रहा है। दैट इज यहाँ पे द लगेगा। ठीक, ही इज द बॉय हु बीट्स माई सन। उसके बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे इतना ही होता ही इज डैश बॉय हु बीट्स माई सन नहीं होता तो ही इज अ बॉय यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आ जाए, लेकिन यहाँ पे फिर इसमें स्पेसिफिक भी टारगेट किया जाता है कि इसी ने मेरे बेटे को मारा है। दैट मीन्स कि स्पेसिफिक के लिए यहाँ पे आपका द आ जाएगा। आई हैव गॉट डैश आइडिया, आई हैव गॉट एन आइडिया, यहाँ पे आपका एन इसमें आ जाएगा। काफ़ी ईजी लेवल का ग्रामर आया था। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका आया था सेंटेंसेज आपको जो है रिलेटिव क्लास यहाँ पे डालने थे। आपके पास 2 सेंटेंसेस से इनको ज्वाइन करना था और चेंज करना था रिलेटिव क्लास लगा के। रिलेटिव क्लास में आपको पता है कि हु, वोम, विच, दैट, ये सारी क्लासेस आपको लगाने पड़ते थे। तो 3 यहाँ पे आए थे, 3 के यहाँ पे आपको 3 मार्क्स मिलने वाले थे। तो पहले यहाँ पे आपका था मंजूर वर्कर्स फॉर ए कंपनी इट मेक्स शूज, यहाँ पे आपका आ जाएगा मंजूर वर्कर्स फॉर ए कंपनी दैट मेक्स शू। ठीक, यहाँ पे आपका दैट आ जाएगा, फुल स्टॉप खत्म हो जाएगा, दैट इट खत्म हो जाएगा, दैट मेक्स शूज यहाँ पे आपको लिख लेना था मंजूर वर्कर्स फॉर ए कंपनी दैट मेक्स शू। ठीक, ये आपका यहाँ पे इसका आंसर आने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका था आई हर्ड सम न्यूज, फुल स्टॉप, द न्यूज एस्टोनिश्ड मी, आई हर्ड सम न्यूज दैट
दैट न्यूज़ एस्टोनिशड मी, यहाँ पे आपको आ जाएगा, या आई हर्ड सम न्यूज़ दैट एस्टोनिशड मी, इतना ही अगर आपको लिखोगे ये आपका डन हो जाएगा। आई हर्ड सम न्यूज़ दैट एस्टोनिशड मी, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें था आरिफ इज ऑलवेज आइडल ही वाज पुनिशड, यहाँ पे इसका आ जाएगा आरिफ हु इज ऑलवेज आइडल वाज पुनिशड, ठीक, आपको इस हिसाब से लिखना। आरिफ हु इज ऑलवेज आइडल, हु इज ऑलवेज आइडल वो हमेशा से आलसी है, लेजी है, ही वाज पुनिशड, ठीक, इस तरह से यहाँ पे आपको लिख लेना था आरिफ हु इज आइडल या आरिफ हु इज ऑलवेज आइडल वाज पुनिशड, ठीक, ये आपका इसमें यहाँ पे का आंसर आने वाला। तो 3 कोई मार्क्स यहाँ पे आपको इससे भी बनेंगे। अब यहाँ पर आपको नरेशन को चेंज करना था, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में। तो इसमें पहला यहाँ पे आपको क्वेश्चन आया था शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू हर, तो यहाँ पे आपको इसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था। शी आस्क्ड यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, आस्क्ड सैड में हो जाएगा, शी सैड, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, डू यू नो मी, डू यू नो मी, यहाँ पे फिर इन्वर्टेड कॉमर्स आपको क्लोज करने थे, इसके यहाँ पे ओवरऑल लिख लेना था शी सैड इन्वर्टेड कॉमर्स डू यू नो मी। इन्वर्टेड कॉमर्स आपको ऐसे नहीं लिखना INVERTEDCOMMAS, ऐसा नहीं, इन्वर्टेड कॉमर्स आपको इस तरीके के होते हैं, शी सैड डू यू नो मी, ये आपका इसका यहाँ पे आ जाएगा, नरेशन चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका है द टीचर सेड द सन इज ए स्टार, यहाँ पे आपका इसका आंसर आ जाएगा द टीचर सेड दैट, यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमर्स है ये खत्म हो जाएंगे, इसके बदले यहाँ पे आपका दैट आ जाएगा, दैट द सन इज ए स्टार, ठीक, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका आया था ही सेड मायरा इज सिंगिंग, ही सेड, पहले इन्वर्टेड कॉमा जो है वो खत्म हो जाएंगे, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करना है, ही सेड दैट द मायरा वाज सिंगिंग, इज यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा वाज में, क्योंकि इनडायरेक्ट में जब आप कन्वर्ट करोगे इज यहाँ पे वाज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ही सेड दैट द मायरा वाज सिंगिंग, यहाँ पे आपका जो हो गया नरेशन वाला पोर्शन। इसके यहाँ पे आपको 3 मार्क्स आए थे। अब देख लीजिए नेक्स्ट यहाँ पे आपको आई थी, यहाँ पे एक पैसेज दी गई थी, इसको यहाँ पे एडिट करना था, इसमें आर्टिकल्स, टेंसेस, स्पेलिंग वगैरह चेक करनी थी और इसको यहाँ पे आपको ठीक करने था। इसमें यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका क्या यहाँ पे ठीक आ जाएगा, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ स्क्रीन पे, ये हो गया यहाँ पे एडजस्ट। इसमें यहाँ पे पहला आया था मिसिज बेनेट केम टू नो ऑफ हर न्यू नेबर, मिसिज बेनेट हैव 3 daughters एंड यहाँ पे आपका हैव 3 daughters एंड इज वेरी सीरियस अबाउट हर मैरिज, शी वांट टू गेट them married as soon as possible, she comes to knowing that a young rich man named Mr. Bingley have come in the neighborhood। अब इसमें यहाँ पे आपको देख लेना कि गलती यहाँ पे कहाँ पे इन्होंने की है, देख लीजिए यहाँ पे पहला आपका आ जाएगा मिसिज बेनेट केम टू नो ऑफ हर न्यू नेबर, ऐसे आ जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। मिसिज बेनेट हैव 3 daughters, यहाँ पे आपको देखो 2 बार ये मिसिज बेनेट यूज करिए, 2 बार मिसिज बेनेट यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे ये शी यूज कर लेती तो ये आपका ठीक हो जाता, अगर यहाँ पे शी यूज होता तो यहाँ पे ठीक हो जाता। अगर इसको इसमें मिसिज बेनेट को आप शी में कन्वर्ट कर लोगे, शी हैव 3 daughters, तो हो गया शी आपका ठीक। अब हैव वाला जो यहाँ पे आपका ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, ये हैव आपका हैज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको इसमें यहाँ पे आ जाएगा हैज, हैव कन्वर्ट हो जाएगा हैज में। अगर आप मिसिज बेनेट को कन्वर्ट करोगे शी में तो वो भी आपका चलेगा, अगर ना भी करोगे तो भी यहाँ पे आपका रहेगा। तो हैव को यहाँ पे आपको हैज में कन्वर्ट करना है। उसके बाद एंड इज वेरी सीरियस अबाउट हर मैरिज, हर मैरिज यानी कि अगर वो 3 लड़कियों की बात करिए तो ऑब्वियसली उन्हीं की मैरिज के बारे में परेशान होगी, वो अपनी मैरिज के बारे में परेशान बिल्कुल नहीं है। तो हर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा दियर में, ठीक, क्योंकि 3 लड़कियां हैं तो उनके बारे में ये परेशान है, तो हैव यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, हर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा दियर में। शी वांट टू गेट देम मैरिड, ठीक, शी वांट टू गेट देम मैरिड एज सून, वांट का यहाँ पे आ जाएगा वांट्स, वांट कन्वर्ट हो जाएगा वांट्स में। शी वांट्स टू गेट देम मैरिड एज सून एज पॉसिबल, शी कम्स टू नोइंग दैट, शी कम्स टू नोइंग यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा नो में, शी कम्स टू नो दैट A rich man named Mr. Bingley, हैव यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा फिर से हैज़ में, हैज़ कम इन द नेबरहुड। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये वाला पैसेज का पोर्शन जो वो गलत था, इसको मैंने ठीक करके दिया। यहाँ पे पहले आपका हैव हैज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, हर देयर में कन्वर्ट हो जाएगा, वांट वांट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, नविंग नो में कन्वर्ट हो जाएगा और हैव यहाँ पे आपका हैज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको इसको ठीक करना था। नेक्स्ट वाले पोर्शन पे हम चलेंगे राइटिंग स्किल पे। राइटिंग स्किल में यहाँ पे आपका ग्रामर वाला, सॉरी ग्रामर तो हमने कर दिया डिस्कस। यहाँ पे आपका पहला डायलॉग राइटिंग था। डायलॉग राइटिंग में यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे बुक सेलर कह रहा है डू यू डैश, सूफिया कह रही है नो आई डोंट वांट टू बाय अ बुक। तो ऑब्वियसली राइटर ने कहा कि क्या तुम किताब खरीदना चाहते हो, डू यू वांट टू बाय अ बुक। यहाँ पे आपका डू यू वांट टू बाय अ बुक, तो यहाँ पे सूफिया कहती है नो आई डोंट वांट टू बाय अ बुक। हो गया यहाँ पे आपका एक डैश क्लियर। उसके बाद बुक सेलर कहता है व्हाट डैश देन, ठीक। उसके बाद सूफिया यहाँ पे कह रही है आई वांट ओनली टू चेंज दिस बुक, मैं सिर्फ ये बुक चेंज करनी चाहती हूँ। इसमें राइटर ने, बुक सेलर ने क्या कहा होगा, व्हाट यू वांट फ्रॉम देम, ठीक, आई वांट टू चेंज दिस बुक, व्हाट यू वांट फ्रॉम देम, आई वांट टू चेंज दिस बुक। बुक सेलर कह रहे हैं व्हेन डिड यू ब्रॉट इट, कब तुमने ये खरीदी है। सूफिया कहेगी आई बॉट येस्टरडे इवनिंग, मैंने कल शाम को ये खरीदी थी। उसके बाद यहाँ पे बुक सेलर कहेगा हु सोल्ड यू, ठीक, तो हु सोल्ड इट टू यू, ठीक, किसने आपको तुम्हें ये भेजा था। यूर सेल्समैन सोल्ड इट टू मी, या यूर बुक सेलर सोल्ड इट। तो इस तरह से यहाँ पे आपका डायलॉग राइटिंग हो जाता है। 3 मार्क्स का यहाँ पे आपका डन। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको आई थी
नेक्स्ट यहाँ पे आपको लिख लेनी थी एक जो क्या कहते हैं इसको नोट्स आपको लिख लेनी थी। नोट्स का फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था, वो यहाँ पे आपको लिख लेना था। डिबेट प्रोग्राम आपका जो था स्कूल में, पोल्यूशन एंड इट्स हैजार्ड्स, इसके बारे में आपको नोट्स लिख लेनी थी अपने नोट्स बोर्ड पे, तो वो आपको लिख लेनी थी। कैसे लिख लेनी थी, ऊपर यहाँ पे आपको स्कूल का नाम लिख लेना था, नोट्स लिख लेना था, किसके बारे में लिख लेनी थी, डिबेट ऑन पोल्यूशन एंड इट्स हैजार्ड, उसके बाद यहाँ पे डेट डालनी थी, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे आपको लिख लेना था कब है क्या है, उसके बाद नीचे यहाँ पे आपका नाम और डिजिग्नेशन अपनी डाली थी, हो गया यहाँ पे आपका ये वाला पोर्शन डन। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मैसेज ड्राफ्ट करनी थी, वो यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी समझा दी थी मैसेज वगैरह कैसे ड्राफ्ट करनी होती है। इसमें यहाँ पे आपको ऊपर डेट और यहाँ पे आपका जो टाइम वगैरह डालेगा, उसके बाद नाम किसको भेज रहे हैं, नीचे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बॉडी में लिख लेने थी क्या कुछ लिखना चाहते हो, तो लास्ट पे यहाँ पे आपको अपना नाम वगैरह डालना होता था। इस तरह से आपको मैसेज यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक लेटर आपको लिख लेनी थी, या तो आपको लाइब्रेरियन को लिखनी थी या आपको अपने फादर को लिख लेनी थी। ये भी मैंने आपको जो समझा दी थी फादर को किस तरह से लिखनी होती है लेटर, और जो किसी लाइब्रेरियन वगैरह को या न्यूज़पेपर वाले को किस तरह से लिखनी थी, हमने तभी न्यूज़पेपर का हवाला दिया था ताकि आपको समझ आ जाता। तो ये भी यहाँ पे आपको 5 मार्क्स का आया था। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका था यहाँ पे नेक्स्ट आपको पैराग्राफ राइटिंग, या यहाँ पे आपको इसमें लिख लेना था टॉपिक या स्पीच, किसी एक टॉपिक पे आपको लिख लेनी थी। पैराग्राफ राइटिंग यहाँ पे आप देख लीजिए, पैराग्राफ आपको लिख लेना था इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन आवर लाइफ, या इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, इस पे यहाँ पे आपको पैराग्राफ लिख लेना था। 100 वर्ड्स तक का यहाँ पे आपको पैराग्राफ लिख लेना था। इसमें यहाँ पे आपको कुछ हिंट वहीं से दिए हुए थे, इन्हीं को थोड़ा सा एलॉबरेट करके लिख लेना था। या आपको स्पीच लिख लेनी थी स्टॉप क्राउडिंग पहलगाम, इसमें यहाँ पे आपको स्पीच लिखनी थी 80-90 वर्ड्स पे, तो आपका यहाँ पे इसमें 5 मार्क्स यहाँ पे डन हो जाते। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देख लीजिए सेक्शन डी, यहाँ पे आपका है लिटरेचर वाला सेक्शन। इसमें यहाँ पे फिर से आपको जो है वो एक पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया गया था यहाँ पे, और उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए हुए थे। क्वेश्चंस में आपको 3 क्वेश्चंस कोई भी करने थे, आपकी मर्जी थी, जो भी आपको करना था वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 4 क्वेश्चंस फिर से आपको करने थे 7 क्वेश्चंस में से। ये आपको जो है वो ये आपको देख लीजिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, तो ये आपको 40 से 60 वर्ड्स में लिख लेने थे। 4 क्वेश्चन कोई भी आपको टेक्स्ट बुक से आए थे, 4 क्वेश्चन कोई भी यहाँ पे आपको लिख लेने थे। इसमें थीम, कैरेक्टर स्केच वगैरह भी आए थे, तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आया था, इसमें यहाँ पे आपको कैरेक्टर स्केच वगैरह लिखने थे, किसी एक पे यहाँ पे आपको लिखना है। 3 क्वेश्चंस आपको दिए थे, 3 में से किसी एक का यहाँ पे आपको आंसर लिख लेना था। 6 मार्क्स वाला ये आपका क्वेश्चन था। तो ये था क्लास 10th का इंग्लिश का जेड सीरीज का पेपर, जो हमने पूरा डिस्कस करने की आपके साथ कोशिश की। इसमें बस ग्रामर और जो पैसेजेस वगैरह थे वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके मैंने आपको आंसर वगैरह सब कुछ बता दिए। अभी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम